एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एक सीरीज जहाँ पर हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलिजली के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी कि उनके टेन्योर में, उनके समय के दौरान कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स भारत में हुए थे। मतलब कब आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी या फिर कब आपका फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, एटसेट्रा। तो आज उसी सीरीज में अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉर्ड हेस्टिंग। और लॉर्ड हेस्टिंग से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि आप लोगों ने कई बार एग्जाम में देखा होगा सुगोली की संधि के बारे में, जो आपका एंग्लो और नेपाल वॉर होता है, उसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। आज हम रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे, जो कि लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, तो काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो मैं आपसे कहूँगी कि कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगते हैं वो आप नोट डाउन करते जाइए, जिससे एग्जाम के समय आपको एकदम भागना ना पड़े, मैं किस बुक से क्या पढ़ूँ और फिर मुझे क्या पढ़ना चाहिए, एटसेट्रा। क्योंकि अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाया होगा तो आप लोग को डेफिनेटली जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनके टेन्योर में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए होते हैं वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, हालांकि इस क्लास का जो पीडीएफ होगा वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, तो वेबसाइट से आप पीडीएफ को ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि नोट्स बनाइए, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। और आपके द्वारा जो बनाए गए नोट्स होते हैं, जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं, उनकी बात कुछ और ही होती है। ठीक है, सो आज हम बात करने वाले हैं लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। अब देखो बच्चा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग अलग अलग पिक्चर है, अलग अलग कहानियां हैं। ठीक है ना। जब अपन रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करते हैं, 1772-73 के बारे में बात करते हैं, तब आप वहां पे वॉरेन हेस्टिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो आते हैं और डायरकी को खत्म करते हैं, द्वैध शासन को समाप्त करते हैं, वो वॉरेन हेस्टिंग है। और आज हम यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों गवर्नर अपने आप में अलग अलग पिक्चर है। ठीक है, उनको हम देखेंगे। अच्छा, इनके टेन्योर के बारे में मैं आपको बता दूं तो 1813 से 1813 से 1823, 1813 से 1823 तक का जो टेन्योर है वो लॉर्ड हेस्टिंग का है। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको क्या क्या बताया है एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं, जिससे आपको समझ आ जाए। हालांकि प्लेलिस्ट बना दी है तो वहां से वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मैंने आपको वॉरेन हेस्टिंग के बारे में बताया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1785 तक, जहां पे पिट्स इंडिया एक्ट भी आया, रोहिल्ला वॉर हुई, फर्स्ट मराठा वॉर हुआ, सालबाई की संधि हुई थी और सेकेंड मैसूर वॉर भी इनके समय पर लड़ा गया था। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं, जो कि परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था करते हैं, कॉर्नवालिस कोड को इंट्रोड्यूस करते हैं और इनके समय पे थर्ड मैसूर वॉर और ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होती है। अगली बात हमने की थी लॉर्ड वेलिजली के बारे में। तो लॉर्ड वेलिजली ने सहायक संधि इंट्रोड्यूस की थी, जिसको हम सब्सिडी अलायंस सिस्टम कहते हैं। आज भी हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। फोर्थ मैसूर वॉर, जो कि फाइनल मैसूर वॉर थी, 1799 में कंक्लूड होती है, टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। और फिर सेकेंड मराठा वॉर यहाँ पर हुई। अब सेकेंड मराठा वॉर तक हो चुकी है और चारों के चारों मैसूर वॉर निपट चुकी हैं। अब जो थर्ड मराठा वॉर और फाइनल मराठा वॉर होगी वो आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि लॉर्ड हेस्टिंग के समय होने वाली है। क्लियर है। फिर मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में, इसके पहले वीडियो में जो है वो लॉर्ड मिंटो वन के बारे में बताया था, जिनका टेन्योर 1807 से 1813 था। इनके समय पर राजा रणजीत सिंह के बीच में ट्रिटी ऑफ अमृतसर साइन की गई थी 1809 में। इस घटना के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। आज हमें जो डिस्कशन करना है, पहले हम उन डिस्कशन के पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सो आज हम बात करेंगे लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में, जिनका समय 1813 से 1823 का था। इनके समय पे एंग्लो नेपाल वॉर लड़ी गई थी, जो लगभग 2 साल चली, 1814 से 1816 तक लगभग 2 साल जो है वो एंग्लो नेपाल वॉर चली थी, और जिसके बाद सगोली की संधि हुई थी, ट्रिटी ऑफ सगौली, वो हम बात करेंगे। फुल एंड फाइनल थर्ड मराठा वॉर के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसके बाद मराठा जो एम्पायर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। और हम रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में यहाँ पे बात करेंगे और महलवाड़ी सिस्टम के बारे में भी कुछ बातें हमको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, एक एक करके हम ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पर इनके समय में जैसा कि मैंने बताया, इनका जो टेन्योर था वो लगभग 10 साल का था। ठीक है, और इनके समय पे 2 इंपॉर्टेंट वॉर हुई थी, एक गोरखा वॉर या फिर आप जो इसको नेपाल वॉर कह रहे हैं, वो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इनके समय हुआ था। और जो यहाँ पर सेंसरशिप एक्ट लाया गया था, उस एक्ट को यहाँ पे इन्होंने खत्म करने का काम किया था। मतलब प्रेस को एक तरीके से कुछ आज़ादी देने का काम, पूरी तरीके से तो नहीं, कुछ सेंसरशिप जो एक्ट था जिसमें कुछ बंदिशें थी, उनको कम करने का काम किया था। जैसा कि मैं आपको पता है कि जो गवर्नर जनरल होते थे वही आर्मी के कमांडर इन चीफ होते थे, तो ये कमांडर इन चीफ भी था आर्मी का। तो ये जो दोनों वॉर हुए हैं, तो इन दोनों वॉर को एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का काम भी जो है वह किसने किया है, लॉर्ड हेस्टिंग ने किया है।
सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एंग्लो नेपाल युद्ध के बारे में या आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में, जो कि 1814 से 1816 तक लड़ा गया, मतलब 2 साल तक ये बैटल चला है, जिसके बाद फिर सगोली की संधि हुई थी लॉर्ड हेस्टिंग के समय। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंडिया है, चाइना है, और ये जो पूरा बफर जोन आप दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यही आपका जो है वो नेपाल कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग ने आज भी सुना होगा गोरखा रेजिमेंट के बारे में, तो कहाँ से इस गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत हुई वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो इस पूरे लोकेशन को आज हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पर रहते थे नेपालीज, जो गोरखास थे वो रहा करते थे। अब गोरखास अपने पावर को, अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना चाहते थे, एक्सपांशन करना चाहते थे, तो उस तरफ अगर जाएंगे, नॉर्थ की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे चाइनीज ट्रूप से इनका सामना होगा, जिसके कारण वो जो है वो नॉर्थ की तरफ तो एक्सपांड नहीं कर पा रहे थे अपने एम्पायर को। अगर ये साउथ की तरफ जाते तो साउथ की तरफ जैसे ही आएंगे तो यूपी, बिहार जैसे जो राज्य है वो आपको देखने को मिलते हैं, और उस समय तो वो ब्रिटिश टेरिटरी था। मतलब एक तरीके से जब गोरखास अपने एम्पायर को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं और साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उस समय वो ब्रिटिश जो टेरिटरी है वहां पर आ रहे हैं। तो इसके बाद तो आंग्ल नेपाल युद्ध होना एक स्वाभाविक सी घटना है। लेकिन ये युद्ध जो है वो काफी लंबे समय तक चला और बहुत ज़्यादा हार का सामना जो है यहाँ पे ब्रिटिशर्स को करना पड़ा, लेकिन फाइनली फिर ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। लेकिन पूरी तरीके से वो उनके एम्पायर को ना ही ख़त्म कर पाते हैं और ना ही नेपालीज या जो गोरखाज होते हैं ना ही उनको टेक ओवर कर पाते। तो उनके बीच में एक संधि होती है जिसको हम सगोली की संधि कहते हैं, और वहीं से फिर गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत होती है। फिर आगे आप देखेंगे कि जो गोरखा रेजिमेंट था, क्योंकि ब्रिटिशर्स समझ चुके थे कि इन लोगों को हराना तो नामुमकिन है, इन लोगों को बहुत अच्छी टैक्टिक्स है, इनकी वॉर जो प्रणाली है, जो सिस्टम है बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो हमें यूटिलाइज करनी। तो आने वाले समय में और भी जो बैटल होती है, जो ब्रिटिशर्स लड़ते हैं, उन सारी बैटल्स में, चाहे वो 1857 का रिवॉल्ट ही क्यों ना हो, ये गोरखा रेजिमेंट जो होती है वो ब्रिटिशर्स का साथ देती है इसी सगौली की संधि के बाद से। तो ठीक है, तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनकी जो पावर्स थी, गोरखास की जो पावर है, जो उनका सिस्टम है, जो उनका इंटेलिजेंस है, उसका यहाँ पे इन्होंने भरपूर उपयोग किया है इस संधि के बाद। ठीक है, चलिए आइए हम इस गोरखा वॉर के बारे में थोड़ा सा बातें करना शुरू करते हैं। गोरखास जो थे वो नेपाल में रूल करने का काम करते थे। ठीक है, 1767 से ऑनवर्ड्स उन्होंने अपनी पावर को जो है वो वैली ऑफ नेपाल में एक्सपांड किया, हिली एरियाज में एक्सपांड करने का काम किया, और इनकी जो रूलिंग मेथड थी वो कैसी थी, फ्यूडल बेसिस पे थी। फ्यूडल बेसिस का क्या मतलब होता है कि आपको एक सिस्टम दे दिया है, आपको और एक हायर रैंक का अधिकारी आपको वहाँ पे अपॉइंट किया है, आपको उस टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने का काम, उस ज़मीन के प्रोटेक्शन करने का काम करना है। ठीक है ना, बदले में हम आपको वहाँ पे वर्क करने और रहने की परमिशन दे रहे हैं। तो धीरे धीरे ये लोग पावरफुल होने लगे और अपना एक सत्ता स्थापित कर ली, मतलब खुद का ही इन्होंने एक किंगडम स्थापित कर लिया, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कुमायूं और जो गैंगटिक प्लेन का रीजन था वहाँ पर इन्होंने रेड करना शुरू किया, और जो गैंगटिक रीजन था, तराई का जो रीजन था, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था। ये बात आप भी जानते हैं, और आज के समय में भी तो तराई का रीजन होता है जहाँ पे नदियाँ आती हैं, नदियाँ बहकर मिट्टी लेकर आती हैं, वो बहुत फर्टाइल होता है। तो तब भी तराई का रीजन बहुत फर्टाइल था, तो गैंगटिक प्लेन की तरफ इन्होंने आना शुरू किया, रेड करना शुरू किया। ये बात ब्रिटिशर्स को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये पूरा हिस्सा ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर आता था। जिसके बाद एंग्लो नेपालीज वॉर जो है वो शुरू हुई 1814 से 1816 के बीच में, और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड हेस्टिंग थे, जैसा कि हमने पहले बताया। ठीक है, अलग अलग जोन से, अलग अलग जगहों से, कहीं सिक्किम से, तो कहीं कुमायूं रीजन से, कहीं गैंगटिक प्लेन से, तो अलग अलग रीजन से जो है ब्रिटिशर्स की ट्रूप जाती थी और हमला करती थी। बहुत सारी जगहों पे तो नेपालीज जीत गए, लेकिन कुछ जगहों पे फिर नेपालीज की हार हुई, और अनफॉर्चुनेटली जो एंग्लो नेपालीज वॉर थी वो आंग्ल लोग, मतलब ब्रिटिशर्स जीत गए और नेपालीज हार गए। अभी जो पूरी वॉर थी, जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट था, वो कई सारे कई सारे क्लासेस में हुआ, कई सारे पार्ट्स में हुआ, जैसे कि बैटल ऑफ नाला पानी, इसका एसोसिएशन भी एंग्लो नेपालीज वॉर से है, बैटल ऑफ जेतक या बैटल ऑफ मालोन। तो ये बेसिकली जगहों के नाम है जहाँ पे अलग अलग जगहों पे आप देख सकते हैं कैसे बैटल लड़ी जा रही थी, है ना, अलग अलग जगहों पे इनके जनरल जा रहे थे और बैटल को लड़ रहे थे। ठीक है, इसलिए इनका नाम भी अलग अलग है, लेकिन इन सबका एसोसिएशन किससे है, आंग्ल नेपाल युद्ध से ही है। तो अगर बैटल ऑफ नाला पानी पूछ ले, बैटल ऑफ जैतक पूछ ले, या बैटल ऑफ मालौन पूछ ले, तो सब कुछ यहाँ पे गोरखा वॉर से ही एसोसिएटेड है। ठीक है, अब आप लोग ने कम्युनिटी का नाम सुना होगा, विच इज थापा कम्युनिटी, राइट। तो ये लोग ही रूल करते थे बेसिकली गोरखा रीजन में वहाँ पे। तो अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा जो थे वो कमांडर थे आर्मी के, गोरखा रेजिमेंट की। ठीक है, और इन्होंने ही यहाँ पे बैटल ऑफ मालौन को फाइट किया था 1816 में।
ठीक है, जिसके रिजल्ट क्या हुआ था, गोरखास जो है वो डिफीट कर गए थे एंग्लो नेपालीज वॉर को। और फिर यहाँ पे 1816 में क्या हुआ था, ट्रिटी ऑफ सगौली या सगौली की संधि को साइन किया गया था। ठीक है ना। अब यहाँ पे डिस्प्यूट के रीज़न क्या थे, तो बेसिकली आज भी आप अगर कभी इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट के रीज़न देखते हैं तो आपको एग्जैक्ट बाउंड्री का ना होना, वो एग्जैक्ट रीज़न यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उस समय भी यही रीज़न था कि कोई भी फिक्स्ड बाउंड्री नहीं थी। एक नदी है ना, महाकाली रिवर है, और नदियाँ अपने रास्ते को बदलती हैं, तो उसके कारण कोई प्रॉपर रीज़न आप नहीं डिफाइन कर सकते कि ये नेपाल का टेरिटरी है और ये इंडिया की टेरिटरी है। तो कोई फिक्स बाउंड्री उस समय भी नहीं थी ब्रिटिश टेरिटरी और गोरखा रेजिमेंट के बीच में, या गोरखा जो लोग थे उनका किंगडम जो था उसके बीच में कोई फिक्स बाउंड्री नहीं थी, जिसके कारण ये बैटल लड़ी गई जिसमें गोरखास डिफीट हो गए थे। ठीक है, फिर ब्रिटिश आर्मी ने मार्च किया कहाँ से, पटना से लेके काठमांडू तक, और फाइनली फिर ट्रिटी ऑफ सगौली को साइन किया गया। अब ट्रिटी ऑफ सगौली के अंतर्गत देखो, तराई का जो रीजन था ना वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंदर आ गया था, और तराई का रीजन जो था वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, ये बात आप लोग जानते हैं। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको प्रॉमिस किया कि वो 2 लाख रुपए यहाँ पे हर साल एनुअली जो है वो पे करेंगे, क्योंकि तराई रीजन से, ये पूरा रीजन तो इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, और तराई रीजन से जो गोरखास थे उनको काफ़ी इनकम होती थी। तो उसी को कंपनसेट करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने कहा कि जो तराई रीजन में आपको जो लॉसेज हो रहे हैं, जो रेवेन्यू लॉसेज हो रहे हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए हम आपको 2 लाख रुपए एनुअली यहाँ पर देंगे। ठीक है, फिर गोरखास लॉस्ट सिक्किम, गोरखास ने सिक्किम को लॉस्ट कर दिया। टेरिटरी ऑफ कुमायूं और गढ़वाल का रीजन जो है वो भी इनके हाथों से निकल गया, और ये सब ब्रिटिश टेरिटरी के हिस्से आ गए। और इसके बाद जो सगौली की संधि हुई थी, तो उसके बाद एक रेजिमेंट जो था, या एक जो रेसिडेंट था ब्रिटिशर्स का, वो कहाँ पर, काठमांडू में रखा गया, मतलब इनके एरिया में रखा गया। इसके अलावा जो इनकी आर्मी थी, गोरखा आर्मी, उनके साथ जो MOU साइन किया गया था, या गोरखा आर्मी के साथ जो संधि हुई थी कि हम भविष्य में कोई बैटल लड़ते हैं तो आप लोग हमारा सहयोग करेंगे और ब्रिटिश आर्मी के अंदर रहकर ही आप काम करेंगे। तो वहीं से फिर गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत होती है, और ये जो गोरखा रेजिमेंट होती है वो आने वाले समय में ब्रिटिशर्स का बहुत सहयोग करती है, बहुत साथ देती है आने वाले सारे के सारे बैटल्स में। ठीक है, द ब्रिटिश आर्मी एक्सेप्टेड द रिक्रूटमेंट ऑफ गोरखास। एज अ रिजल्ट द गोरखा इन इंडिया बिकम अ डिवोटेड अलाई ऑफ द ब्रिटिशर्स हु हेल्प देम रूल इंडिया। ठीक है, तो ये पूरी कहानी इस बैटल में हुई। चलिए, अब अगली बात करते हैं हम थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में, जो कि 1817 से 1819 के बीच में लड़ा गया। ये फुल एंड फाइनल मराठा वॉर है, जो कि ब्रिटिशर्स के बीच में और मराठाओं के बीच में हो रही है। ठीक है, अभी जो वॉर थी ये भी कई सारे वॉर से मिलके बनी है ना, जैसे कि बैटल ऑफ सीतलवर्ली, बैटल ऑफ महिदपुर, बैटल ऑफ खड़गी, पिंडारी वॉर, इन सबको अगर आप मिला दो तो आपका क्या बनता है, एंग्लो मराठा वॉर बनता है 3rd नंबर का, वॉरिंग हेस्टिंग के समय। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे पिंडारी वॉर के बारे में। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए कि आखिरकार ये पिंडारी कौन थे, और जिसके कारण यहाँ से फिर एंग्लो मराठा वॉर की शुरुआत हो रही है। तो पहले हम इन पिंडारियों को समझते हैं। तो पिंडारी क्या होते थे, मैं आपको बताती हूँ। पिंडारी जो है वो अलग अलग कास्ट के, अलग अलग कम्युनिटी के थे। ऐसा नहीं था कि वो हिंदू थे या मुस्लिम थे, नहीं, सभी कम्युनिटी के थे। और बेसिकली जो मराठास थे, चाहे वो सिंधिया हो या होलकर्स हो, तो जब भी वो बैटल लड़ने जाते थे तो पिंडारीज को बोलते थे कि आप हमारी मदद करो। तो एक तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते थे। जिस महाराजा ने इनको बुलाया कि आप हमारी तरफ से बैटल लड़ो, तो पिंडारी वहां जाके अपनी बैटल को लड़ते थे, और फिर उनको बदले में पैसा मिलता था। है ना, सिंपल सी कहानी ऐसी थी इन पिंडारीज की। उसके अलावा कुछ पिंडारीज कैसे क्रिएट हुए वो मैं बता देती हूँ। जब लॉर्ड वेलेस्ली अपनी सब्सिडरी अलायंस को लेकर आए, जब वो अपनी सहायक संधि को लेकर आए, तो यहाँ पर आपको पता है ना, जब सहायक संधि आई थी तो उसके अंतर्गत ब्रिटिश आर्मी रखने लगे थे इंडियन टेरिटरी में। जो राजा महाराजाओं की टेरिटरी थी वहाँ पे ब्रिटिशर्स की आर्मी होती थी, और उनके रख रखाव, उनका खर्चा पानी सब जो है वो रूलर दिया करता था। तो यहाँ पे बहुत सारे जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे या उस किंगडम के सोल्जर्स थे, वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, मतलब बेरोजगार हो गए। अब उनके पास खाने पैसा नहीं, तो वो कहीं ना कहीं से तो अपना जुगाड़ पानी करेंगे अपनी फैमिली को चलाने के लिए। तो उन्होंने फिर लूट मार करना शुरू कर दिया, और वो भी क्या कहलाए, पिंडारीज कहलाए। तो इस तरीके से पिंडारीज जो है वो मराठास की मदद करते थे। और सब्सिडी अलायंस जब से इंट्रोड्यूस हुई, तो उसके बाद जो हमारे भारतीय सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, है ना, वो भी पिंडारीज के साथ मिलकर वो भी फिर पिंडारी कहलाए। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी तो जो थी वो पिंडारीज की थी। तो पिंडारीज जो है वो लूट मार करके अपना घर खर्चा पानी चलाने का काम करते थे। तो इन पिंडारीज से ब्रिटिशर्स बड़े परेशान थे, क्योंकि उनकी टेरिटरी में भी वो है जो
लूटमार करने का काम करते थे। और जो मराठास थे, क्योंकि मराठास ने भी इन लोगों को हायर करना बंद कर दिया था, तो मराठास की जो टेरिटरी थी उसमें भी ये लोग हमला करते थे और वहाँ पे भी लूटमार करके अपना खर्चा पानी चलाने की कोशिश किया करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स का कहना था कि जो पिंडारी हैं वो अफगानी सोल्जर्स हैं, ऐसा ब्रिटिशर्स का मानना था, जबकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं था। और यहाँ पे जो सिंधिया थे तो उनको बोला जाता था कि पिंडारीज को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने का काम सिंधिया करते हैं, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो सिंधिया के पीछे भी पड़े हुए थे कि आप ही हैं जो पिंडारीज को शरण देते हैं, आप ही जो है वो पिंडारीज को यहाँ पे बढ़ावा देते हैं लूटमार करने के लिए, आप उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये सारी घटना यहाँ पे चल रही थी। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आई कि बेसिकली पिंडारीज कौन थे। दे वर मिक्स ऑफ हिंदू, मुस्लिम, अफगान, जाट, मराठास, इन सबको मिक्स कर दो तो आपको ये क्या बन जाएंगे, पिंडारीज मिल जाएंगे, जिनको डेवरीज ऑफ द मुगल एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पिंडारीज का नाम आपको देखने को मिलता है जिन्होंने इस पूरे बैटल को कंक्लूड किया है। एक है आमिर खान, दूसरे हैं करीम खान और तीसरे हैं चीतू खान। तो चीतू खान को जब पकड़ने की कोशिश की गई तो वो जंगल में भाग गए छुपते छुपाते, तो ऐसा बोला जाता है कि किसी जंगली जानवर के द्वारा इनका शिकार कर लिया गया और चीतू खान मारे गए। फिर आमिर खान और करीम खान जो है वो 2 पिंडारी चीफ थे जिन्होंने सरेंडर किया था। ठीक है, तो एक ने तो जेल में सुसाइड कर लिया था, दूसरे को अंग्रेजों ने एक छोटी सी टेरिटरी दी थी और कहा था कि आप लूटमाट मत करो, इस छोटी सी टेरिटरी में रहो और इस पर रूल करो। इस तरीके से पूरा पिंडारी बैटल लड़ा जाता है और अंग्रेज लोग जो हैं वो दमन करने का काम करते हैं पिंडारीज का। तो पिंडारियों का जो दमन हुआ है, पिंडारियों को जो खत्म करने का काम किया गया है वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय किया गया है। क्लियर है? और पिंडारिस को खत्म कर दिया गया 1817 में। लेकिन उसके सेम ही समय जो है वो मराठा पावर जो कि पूना, नागपुर और इंदौर में थे, वो भी अगेंस्ट हो गए ब्रिटिशर्स के और इन्होंने अलग अलग जगहों से जो है वो लड़ाई करना शुरू की अंग्रेजों से, जिसको हम बैटल ऑफ करगी के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, बैटल ऑफ करगी की कहानी थोड़ा सा समझते हैं। हुआ क्या था, यहाँ पे आपको मैंने ट्रिटी ऑफ बसीन बताई थी, 1802 में हुई थी। तो ट्रिटी ऑफ बसीन के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थे उनको वॉयलेट किया गया पेशवा बाजीराव के द्वारा। और पेशवा बाजीराव उस समय जो थे वो एक पेशवा थे, ठीक है ना, ये बात आपको पता है। तो पेशवा बाजीराव के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में ट्रिटी ऑफ पूना साइन की जाती है। क्या की जाती है? ट्रिटी ऑफ पूना साइन की जाती है। और यहाँ पर जो गायकवाड़ थे वो ऑलरेडी एक बहुत बड़े सपोर्टर थे ब्रिटिशर्स का। तो यहाँ पे बोला गया ट्रिटी ऑफ पुणे में कि गायकवाड़ जो है उनको आप फ्री कर दो, उनको आप क्या कर दो, फ्री कर दो, गायकवाड़ फ्रॉम हिज कंट्रोल एंड शीडेड फ्रेश डिस्ट्रिक्ट टू द ब्रिटिश फॉर द पे ऑफ सब्सिडी फोर्सेस। तो गायकवाड़ को जो है वो मराठा से सेपरेट करने की बात यहाँ पे की जा रही थी। अभी हम इस ट्रिटी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो एंग्लो मराठा वॉर हो रहा है तो इसमें कौन कौन सी बैटल लड़ी जा रही है, तो बैटल ऑफ खड़गी लड़ी जा रही है। ठीक है, कहाँ पर? पूना के पास लड़ी जा रही है। ये ट्रिटी ऑफ पूना यहाँ पे साइन होगी। अभी हम देखेंगे पेशवा बाजीराव यहाँ पर अब पेशवा नहीं रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सीतावर्डी की बैटल लड़ी जा रही है नागपुर के पास। जो इंदौर में होलकर्स हैं वो मिहितपुर के पास अपनी बैटल को लड़ रहे हैं। लेकिन इन सारी बैटल में जो है वो मराठास की हार होती है और जो मराठा पूरा एम्पायर है एक तरीके से वो खतरे में आ जाता है। पेशवा के पद को फिर धीरे से खत्म कर दिया जाता है और पेशवा को कानपुर के निकट जो बिट्टूर है ना वहाँ पर भेज दिया जाता है और कहते हैं कि हम आपको 8 लाख रुपए सालाना, हर साल आपको 8 लाख रुपए पेंशन देंगे। ठीक है, और इनको बिट्ठूर भेज दिया जाता है, किसको? पेशवा को, क्योंकि पेशवा सरेंडर कर देते हैं क्योंकि अलग अलग जगहों से मराठास की हार हो रही होती है। बाद में इन्हीं के जो बेटे होते हैं ना नाना साहेब, वो 1857 के रिवॉल्ट में जब इनकी पेंशन को बंद कर दिया जाता है तो ये बढ़ चढ़कर फिर नाना साहेब जो है हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पे जो बैटल ऑफ करगी होती है और जो ट्रिटी ऑफ पूना होता है उसके बाद पेशवा के पद को खत्म कर दिया जाता है और उनको कानपुर के निकट जो है बिट्ठूर है वहाँ पर पेंशन देने के रूप में उनको भेज दिया जाता है कि 8 लाख रुपए सालाना हम आपको पेंशन देंगे। लेकिन बाद में ब्रिटिशर उस पेंशन को बंद कर देते हैं और इसलिए नाना साहेब जो है वो 1857 के रिवॉल्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आइए हम इस ट्रिटी ऑफ पूना के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव सेकेंड थे, पेशवा थे जो उस समय पुणे के, उनके बीच में ट्रिटी ऑफ पूना साइन की गई थी 1 जून 1817 में। ठीक है, इस फैक्ट के अंतर्गत सबसे पहले तो ये बात किया गया कि जो आपके गायकवाड़ है उनको आप फ्री कर दीजिए और उनके साथ या किसी और के साथ भी आप कोई अलायंस यहाँ पे नहीं बनाएंगे। ठीक है, इतनी बात यहाँ पे इनके द्वारा कही गई। नेक्स्ट बात क्या की गई? ब्रिटिश गेन सोवरेनिटी ऑफ द लैंड नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर एंड द साउथ ऑफ द तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, उसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने नर्मदा रिवर के नॉर्थ में और तुंगभद्रा रिवर के जो साउथ का एरिया उसको भी कॉन्कर करने का काम या मराठाओं से लेने का काम इस ट्रिटी ऑफ पूना में कर दिया था। क्लियर इतनी चीज़ें? चलिए
अब यहाँ पे आप देखेंगे और कौन कौन से रिजल्ट यहाँ सामने आते हैं तीसरे एंग्लो मराठा वॉर के। ठीक है, सबसे पहले मैंने ट्रिटी ऑफ पूना आपको बता दिया, पेशवा के द्वारा साइन की गई थी 1817 में। अब हम बात करते हैं ग्वालियर के सिंधिया के बारे में। तो ग्वालियर के सिंधिया भी यहाँ पे फाइट कर रहे थे, तो ट्रिटी ऑफ ग्वालियर साइन होती है विद सिंधिया 1817 में, क्योंकि ये लोग भी हार जाते हैं। फिर भोसले भोसले लड़ाई कर रहे होते हैं सीतावल्ली से, तो भोसले भी यहाँ पे हार जाते हैं। और जो होलकर है वो डिफीट हो जाते हैं महिदपुर से। तो होलकर जब डिफीट हो जाते हैं तो यहाँ पर जो ट्रिटी साइन होती है उसको ट्रिटी ऑफ मंदसौर कहते हैं। मंदसौर जो है वो आज भी मध्य प्रदेश में है। तो ट्रिटी ऑफ मंदसौर साइन होती है होलकर्स के साथ जनवरी 1818 में। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा जो मराठा कॉन्फिडेंसी है वो अबॉलिश कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, पेशवा सिस्टम को खत्म कर दिया जाता है। और पेशवा कहाँ से आए थे? पहले छत्रपति शिवाजी महाराज हुआ करते थे, धीरे 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 छत्रपति जी की जो पावर थी वो कम होना शुरू हुई और पेशवा की पावर बढ़ना शुरू हुई। तो बेसिकली छत्रपति शिवाजी जी के जो वंशज थे प्रताप सिंह, तो प्रताप सिंह को यहाँ पे बचे हुए मराठा एम्पायर की गद्दी में उनको सतारा में बिठाला गया और पेशवाशिप जो थी या पेशवा जो पद चला रहा था उसको खत्म करने का काम यहाँ पर कर दिया गया। ठीक है, तो प्रताप सिंह को गद्दी पर बिठाला गया था जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के ही वंशज थे। ठीक है, फिर ट्रिटी ऑफ ग्वालियर, जैसा कि मैंने कहा कि ये सिंधे और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, 1817 में ये ट्रिटी साइन की गई थी। ठीक है, ओके। चलिए, ट्रिटी ऑफ मंदसौर हमने बता दिया कि मंदसौर की जो ट्रिटी थी वो होलकर्स के बीच में साइन की गई थी और ब्रिटिशर्स के बीच में साइन की गई थी। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में इस तरीके से पूरा मराठा एम्पायर खत्म हो जाता है। चलिए, अब लॉर्ड हेस्टिंग और क्या करते हैं? तो लॉर्ड हेस्टिंग करते हैं खत्म सेंसरशिप एक्ट को। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप एक्ट बाय द लॉर्ड हेस्टिंग। होता क्या था, पत्र पत्रिका या मैगजीन जब पब्लिश होती थी तो उन पे सेंसरशिप लगाई जाती थी। मतलब अगर आप कोई आर्टिकल पब्लिश कर रहे हो तो एक ब्रिटिश का आदमी होता था, एक ब्रिटिशर्स आदमी होते थे, वो उस पूरे मैगजीन को चेक करने का काम करते थे और कोई भी ऐसी बात जो कि ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ लिखी जाती थी तो उसको वो पब्लिश होने नहीं देते थे। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो मैगजीन पे, पत्र पे, पत्रिकाओं पे लगाए गए थे, जिससे जो प्रेस की फ्रीडम एक तरीके से अननेसेसरी उन पर रिस्ट्रिक्शंस थे, प्रेस की फ्रीडम कहीं ना कहीं जो है वो कम हो रही थी। और बहुत सारी पत्र पत्रिका इसलिए पब्लिश भी नहीं होती थी क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थे। इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग ने इन रिस्ट्रिक्शंस को कम करने का काम यहाँ पे किया, जिसके रिजल्ट के स्वरूप क्या हुआ? तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि कई सारे नए नए न्यूज़पेपर यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आए। जैसे कि इंडिया का पहला वर्निकुलर न्यूज़पेपर जिसका नाम है समाचार दर्पण, वो स्टार्ट हुआ 1818 में। समाचार दर्पण की शुरुआत हुई। ठीक है ना। और फिर जो बंगाल गजट था जो कि कुछ समय के लिए बंद हो गया था बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शंस, उसको वापस से मैगजीन, वर्निकुलर मैगजीन को गंगा किशोर भट्टाचार्य के द्वारा वापस से पब्लिश कराना शुरू किया गया। ठीक है ना। राजा राम मोहन रॉय ने भी इस सेंसरशिप एक्ट जो था उसमें जब कमियां लाई गई, रिस्ट्रिक्शंस को कम किया गया, तो सम्माद कुमुदी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है राजा राम मोहन रॉय की। इन्होंने 1821 में इसको पब्लिश करना शुरू किया, जिसमें इन्होंने सती को खत्म करने की बात की थी। तो सम्माद कुमुदी का नाम आपको याद रखना है। 1821 में राजा राम मोहन रॉय ने इसे पब्लिश किया। तो इस तरीके से बहुत सारी लिबरल पॉलिसी जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग ने इंट्रोड्यूस की थी। हालांकि बाद में जाके इसको वापस से इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी जो आने वाले समय में दूसरे गवर्नर्स आएंगे। क्लियर। चलिए, अब बात करते हैं इन्होंने जो रैयतवाड़ी सिस्टम इनके समय आया वो हम देखेंगे। तो आपको पता है जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी वो 3 प्रकार की पॉलिसीज यहाँ पे काम कर रही थी। एक आपका परमानेंट सेटलमेंट है जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो रीजन था वहाँ पर आपको परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिलता था। ठीक है ना, जिसमें एक जमींदार वर्ग होता था जो कि किसानों से पैसा लेता था। फिर मिडिल मैन इंट्रोड्यूस हो गए और किसानों को शोषण होने लगा। तो बेसिकली परमानेंट सेटलमेंट एक तरीके से बकवास व्यवस्था थी और खत्म हो गई। ये बात मैंने आपको बताई थी जब मैंने लॉर्ड कॉर्नवालिस का वीडियो आपके साथ डिस्कस किया था। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे रैयतवाड़ी सेटलमेंट और महलवाड़ी सिस्टम के बारे में। रैयतवाड़ी सिस्टम सेटलमेंट जो है वो बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इसको इम्पोज किया गया था। जो पंजाब, यूपी और तराई वाला जो रीजन है बेसिकली वहाँ पर आपको महलवाड़ी सिस्टम देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप बात करते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम, तो आपको बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो आपका पूरा का पूरा ये मैसूर किंगडम है, मद्रास प्रेसिडेंसी है, यहाँ पर आपको महलवाड़ी सिस्टम देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से 3 सिस्टम यहाँ पर थे जिनके जरिए लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम किया जाता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स की इनकम का जो सबसे बड़ा सोर्स था वो फार्मर से दिया गया टैक्स था। ठीक है, तो आज हमें महलवाड़ी और रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में कुछ बातें करनी है। सबसे पहले बात करते हैं महलवाड़ी सिस्टम, जो कि नॉर्थन इंडिया में इसको इम्पोज किया गया था। बेसिकली यूपी पंजाब के रीजन में महलवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये महलवाड़ी सिस्टम क्या होता है? तो जो विलेजेस होते हैं, जो गांव होते हैं ना,
वो उनको ही क्या कहा जा रहा है, महल कहा जा रहा है। जो विलेजेस हो रहे हैं उनको ही क्या कहा जा रहा है, महल कहा जा रहा है। अब होता क्या है, आज के समय में एक ज़मीन का टुकड़ा है तो उस ज़मीन के टुकड़े का कोई किसान जो होगा वो मालिक होगा, ऐसा ही होता है। लेकिन उस समय जो नॉर्थ इंडिया था ना, तो नॉर्थ इंडिया में फार्मर कम्युनिटीज़ चलती थी। नॉर्थ इंडिया में क्या चलती थी, फार्मर कम्युनिटीज़ चलती थी। मतलब कि पूरा का पूरा गांव जो है, पूरा का पूरा गांव, उसकी पूरी की पूरी ज़मीन किसी एक गांव की नहीं है, किसी एक मतलब किसान की नहीं है। एक बहुत बड़ा गांव है, उस गांव में बहुत सारी ज़मीन है, लेकिन वो ज़मीन किसी पर्टिकुलर आदमी की नहीं है, वो पूरी की पूरी ज़मीन किसकी है, फार्मर कम्युनिटी की है। और बहुत सारे किसान वहाँ पर क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं। तो आप किससे जाके बात करोगे, आप किससे जाके बात करोगे कि आपको टैक्स देना है। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे महलवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की बात की थी। तो 19th सेंचुरी में कंपनी ऑफिसर जो है, उन्होंने एक नया रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करने का सोचा, जिसको हमने महलवाड़ी सिस्टम कहा था। क्योंकि जो फिक्स्ड या परमानेंट सेटलमेंट हुआ था 10 सालों के लिए, उससे एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम ही मिलती थी और इससे कोई फ़ायदा जो है ब्रिटिशर्स को हो नहीं पा रहा था। इसलिए 1822 में हॉल्ट मैकेंजी का नाम आपको याद रखना है। हॉल्ट मैकेंजी ने एक नए सिस्टम को बारे में बताया लोगों को कि हम इस नए सिस्टम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको महलवाड़ी सिस्टम कहा जाता है। इसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी और उत्तर प्रदेश और पंजाब के रीजन में बेसिकली महलवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। 1822 में आया था, हॉल्ट मैकेंजी लेकर आए थे। और ये समय जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग का समय चल रहा है। ये समय किसका चल रहा है, लॉर्ड हेस्टिंग का समय चल रहा है। क्लियर है इतनी चीज़ें। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नॉर्थ इंडिया की टेरिटरी जहाँ पे महलवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ये नॉर्थ इंडिया की टेरिटरी ब्रिटिशर्स के पास कैसे आई। तो देखिएगा 1801 में आपको पता है अवध के नवाब के द्वारा यहाँ पे एक बफर स्टेट बनाया गया था। इलाहाबाद की संधि के बाद आपको पूरी बातें पता है कि इलाहाबाद की संधि के बाद ये पूरी जो टेरिटरी थी वो ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गई थी। जब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1805 में तो कंपनी ने काफ़ी सारे जो गंगा और यमुना के बीच के जो रीजन्स थे उनको कॉन्कर करने का काम किया था। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में पूरी की पूरी जो टेरिटरी थी मराठास की, वो एक तरीके से एक्वायर करने का काम ब्रिटिशर्स ने कर लिया था। तो इस तरीके से धीरे 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 नॉर्थ इंडिया के रीजन को कैप्चर करने का काम ब्रिटिशर्स ने किया। और ब्रिटिशर्स ने देखा कि नॉर्थ इंडिया में क्या चलता है, यहाँ पे विलेज में कम्युनिटीज चलती हैं। नॉर्थ इंडिया में क्या चलती हैं, विलेज कम्युनिटी चलती है। और इस विलेज को ही इन्होंने क्या नाम दिया, महल नाम दिया। इस ज़मीन पे किसी एक किसान का कब्जा ना होकर एक किसी किसान का मालिकाना हक ना होकर पूरी की पूरी कम्युनिटी का हक होता है। तो अब टेक्निकली यहाँ पर हम किस तरीके से जो है वो टैक्स लें, किस तरीके से हम रेवेन्यू कलेक्ट करें। इसलिए इस गांव की जो कम्युनिटी थी जो विलेज कम्युनिटी का कोई एक व्यक्ति, अलग से कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, इस गांव में रहने वाला ही एक व्यक्ति जिसको लंबरदार या नंबरदार कहा जाता है, कहीं कहीं नंबरदार लिखेगा, कहीं कहीं लंबरदार आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस विलेज की कम्युनिटी का ही एक व्यक्ति जिसको लंबरदार कहा जाता था, उसको इन्होंने अपॉइंट कर दिया, जो कि विलेज का हेडमैन होता था। और यही जो है वो टैक्स वसूलता था और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देने का काम करता था। इसे ही हमने महलवाड़ी सिस्टम कहा है। महल का मतलब है गांव, ठीक है ना, विलेज। क्योंकि यहाँ पे विलेज कम्युनिटी है, इसलिए आपने एक लंबरदार को अपॉइंट किया और वो लंबरदार जो है वो हेडमैन होता था उसी गांव का, जो कि टैक्स को कलेक्ट करता था और रेवेन्यू पे करता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये आपकी महलवाड़ी सिस्टम थी। क्लियर है। अंडर द महलवाड़ी सिस्टम द लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स बाय विलेज हेडमैन ऑन द बिहाफ ऑफ होल विलेज। ठीक है, ये कोई जमींदार नहीं होता था, गांव का ही एक व्यक्ति होता था। द एंटायर विलेज वॉज कन्वर्टेड इनटू वन बिगर यूनिट इज कॉल्ड द महल। तो कई छोटे छोटे गांव होते थे जहाँ पे कम जमीन है, तो दो चार गांव को मिला के ही एक महल बना दिया जाता था। ठीक है ना, ऐसा भी किया जाता था। एंड वॉज ट्रीटेड एज वन यूनिट ऑफ द पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। ठीक है। द रेवेन्यू अंडर द महलवाड़ी सिस्टम वॉज टू बी रिवाइज पीरियडिकली। यहाँ पे जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट में आपने क्या किया, 10 साल के लिए रेवेन्यू को फिक्स कर दिया। यहाँ पर रेवेन्यू जो था वो फिक्स नहीं था, वो पीरियडिकली हर साल जो है वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था और हर साल ही जो महलवाड़ी सिस्टम में आप टैक्स पे करते थे उसे चेंज किया जाता था। चेंज किस बेसिस पे किया जाता था, तो यहाँ पे जो ज़मीन थी ना, जो महल था या विलेज था, उसका सर्वे कराया जाता था। ठीक है ना। और उस सर्वे के अंतर्गत फिर यहाँ पे बताया जाता था कि कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है या कितनी ईल्ड हो सकती है, कितनी फार्मिंग हो सकती है, और उसके हिसाब से यहाँ पे रेवेन्यू या टैक्स डिसाइड किया जाता था। बाद में जाके लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इस सिस्टम को और भी ज़्यादा पॉपुलर किया आगरा, अवध, मध्य प्रदेश और पंजाब के रीजन में। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, हॉल्ट मैकेंजी ने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन पॉपुलर जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ। तो 3 लोगों के नाम आपको यहाँ पे याद हो गए हैं, लॉर्ड हेस्टिंग है, विलियम बेंटिंग है और होल्ट मैकेंजी है। क्लियर हो गया इतना। अब इशू क्या थे इस सिस्टम के साथ, तो इशू इतने से थे
कि अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ द सिस्टम वाज दैट सर्वे वाज प्रैक्टिकली बेस्ड ऑन द फॉल्ट अजम्पशन। आप एक सर्वे करा रहे हो और सर्वे के आधार पे आप टैक्स डिसाइड कर रहे हो, लेकिन उस सर्वे में कहीं भी ये नहीं है ना कि इस साल सूखा पड़ जाएगा या बारिश ज़्यादा हो जाएगी या कितनी यील्ड होगी, वी डोंट नो, है ना। ये सारे अजम्पशंस तो आपने इसमें इंक्लूड किए ही नहीं, बस आपने तो प्रीवियस ईयर की यील्ड से कुछ और बढ़ाकर अब नया टैक्स यहाँ पे लगा दिया। अब हो सकता है किसान उतना टैक्स भर ही ना पाए, हो सकता है उतनी प्रोडक्शन हो ही ना, तो किसान को अपनी जेब से पैसा देना पड़े। और करप्शन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इस फॉल्ट सर्वे को लेकर करप्शन बढ़ने लगे थे। तो आगे जाके इस महलवाड़ी सिस्टम में भी कई सारी प्रॉब्लम्स आई और फिर इस सिस्टम में बंद पड़ गया, फेलियर हो गया ये सिस्टम। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में। तो रैयतवाड़ी सिस्टम भी लॉर्ड हेस्टिंग के समय इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको इंट्रोड्यूस करने का काम अलेक्जेंडर रीड और सर थॉमस मुनरो ने किया था। ठीक है ना। बेसिकली सदर्न इंडिया में जहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट को नहीं लगाया गया था, उस पूरी टेरिटरी में रैयतवाड़ी सिस्टम आया था। तो साउथ इंडिया की वो टेरिटरी जहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, वहाँ पर रैयतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का काम कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और सर थॉमस मुनरो ने किया था 18th सेंचुरी के लास्ट में, जो थॉमस मुनरो थे वो गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी भी थे 1819 से 26 के बीच में। क्लियर। तो अलेक्जेंडर रीड और सर थॉमस मुनरो ने 18th सेंचुरी में रैयतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का काम किया था। और रैयतवाड़ी सिस्टम में रैयत का मतलब होता है फार्मर, रैयत का मतलब होता है किसान या फार्मर, और इनसे ही डायरेक्टली टैक्स लिया जाता था, इसलिए इसको रैयतवाड़ी कहते हैं। कोई जमींदार नहीं, कोई लंबरदार नहीं, डायरेक्ट किसान और ब्रिटिशर्स के बीच में ही कॉन्टेक्ट होगा और किसान डायरेक्टली अपने ज़मीन का जो भी टैक्स होगा वो किसको देगा, ब्रिटिशर्स को देगा। तो अंडर द रैयतवाड़ी सिस्टम द लैंड रेवेन्यू वॉज पेड बाय द फार्मर डायरेक्टली टू द स्टेट। क्लियर है इतनी चीज़ें। और जो रैयत थे, जो किसान थे, उनको कई सारे राइट्स भी थे। वो उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनकी प्रॉपर्टी से उनको कभी निकाला नहीं जाएगा, उनकी ज़मीन उनसे छीनी नहीं जाएगी, और उनकी जो प्रॉपर्टी है उनके वंशज पे, उनके बच्चों पे मतलब ट्रांसफ़र हो जाएगी, हेरिडिटी नेचर होगा इसका। ठीक है। तो इस तरीके की कई सारी रियायतें भी जो थी वो रैयतवाड़ी सिस्टम में इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है ना। इतनी चीज़ें यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जो रैयत थे उनको कभी भी उनकी ज़मीन से जो है वो नहीं निकाला जाएगा, जब तक वो अपना रेंट पे करते रहेंगे, जब तक वो टैक्स देते रहेंगे। ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर रैयतवाड़ी सिस्टम में हुई थी। ठीक है। तो गवर्नर ऑफ मद्रास जो थे वो थॉमस मुनरो थे, उन्होंने ही यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी में आप देखेंगे कि रैयतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहली बात, रैयतवाड़ी सेटलमेंट जो लेकर आए थे वो अलेक्जेंडर रीड थे, और अलेक्जेंडर रीड ने स्मॉल स्केल में रैयतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का काम किया था। रैयतवाड़ी सिस्टम जो थी उसमें रैयत मतलब किसान डायरेक्टली टैक्स देते थे किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। बीच में कोई जमींदार, कोई मिडिलमैन या फिर कोई लंबरदार यहाँ पर नहीं था। ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई वो हम देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है। अब रैयतवाड़ी सेटलमेंट में अ डिटेल लैंड सर्वे वॉज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द रेंट। अब किस हिसाब से कोई ज़मीन है उसका कितना टैक्स वसूला जाएगा, उसके लिए एक पूरा सर्वे कराया जाता था कि आपकी ज़मीन कैसी है, कितनी उपजाऊ है, आप कौन सा प्रोडक्शन करते हैं, क्या करते हैं। तो उसके हिसाब से पूरा सर्वे के आधार पे आपका डिसाइड होता था कि आप इतना टैक्स जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे। और इसके लिए किसानों के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एनुअल एग्रीमेंट कंडक्ट कराया जाता था। ठीक है ना। लैंड ओनर जो थे वो कौन थे, किसान ही थे, और इनकी ओनरशिप जो थी वो ट्रांसफरेबल थी किसको, या तो वो किसी को उधार दे सकते हैं, किसी को किराए पे दे सकते हैं, या अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सारी जो आज़ादी थी वो रैयत मतलब किसान को थी। ठीक है। बेनिफिट क्या था, द फैक्ट दैट देयर आर नो मिडिल मैन, कोई भी मिडिल मैन नहीं था, डायरेक्टली रैयत और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में टैक्स ट्रांसफर हो रहा था। 50% ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस जो है वो टैक्स यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट करती थी। लेकिन आने वाले समय में ये जो टैक्स था ना वो 60-70% और उसके ऊपर पहुँचने लगा, जिसके कारण करप्शन भी बढ़ने लगे और किसानों की जो हालत थी वो ख़राब होने लगी। लेकिन फिर भी ये सिस्टम जो है लगभग 30 सालों तक चला है। सदर्न इंडिया में जो है वो रैयतवाड़ी सिस्टम लगभग 30 सालों तक चला है। अच्छा, सदर्न इंडिया में इसे पहले तो तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद महाराष्ट्र, बरार, ईस्ट पंजाब, कुर्ग और असम में भी इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करने का काम किया गया था। क्लियर हुआ। तो ये सारी घटनाएं जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय घटित हो रही है। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि लॉर्ड हेस्टिंग के समय क्या क्या हुआ। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय गोरखा वॉर हुई, जिसको हमने एंग्लो नेपाल वॉर कहा, जब आपकी सिगोली की संधि हुई थी। फिर आपका थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, जिसमें आपको ट्रिटी ऑफ पूना, ट्रिटी ऑफ मंसूर, ग्वालियर की संधि और
बैटल ऑफ खड़गी, ये सारी चीज़ें आपने उसमें देखी। फिर आपने पिंडारीज के वॉर को भी थोड़ा सा समझा। उसके बाद इन्होंने जो सेंसरशिप एक्ट था उसको ख़त्म करने का काम किया। और फिर इनके समय पे क्या हुआ, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम्स को भी अलग अलग रीजन में इंट्रोड्यूस किया। तो आई थिंक आपको जो हमारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स थे वो तीनों सिस्टम आपको कहीं ना कहीं समझ में आए होंगे। इसके पहले मैंने परमानेंट सेटलमेंट को लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय डिस्कस किया था। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में ऐसे ही कोई नए गवर्नर जनरल की कहानी को लेके। उनके समय, उनके टेन्योर में जो जो घटनाएं हुई हैं वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।